किसी नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा और खुद पहचान लेगा ये जमाना तुझे, बस भीड़ से अलग चल के तो दिखा। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आपको पहले ही बताया कि खुद पहचान लेगा ये जमाना, बस भीड़ से अलग तू चल के तो दिखा। जब तक आप उसी भीड़ में रहेंगे जिसमें कमजोर स्टूडेंट हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते और आप अपनी पहचान भी नहीं बना सकते। आपको अगर अपनी पहचान बनानी है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा रे बाबा। ठीक है, अब आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है और आपका सपोर्ट करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, बस आप भी हमारा सपोर्ट करते रहें। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन पेपर उठाकर रख लीजिए सामने, और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक होंगे। तो भैया दिमाग का ताला खोल ले लीजिए और ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे तो 10 से 20 नंबर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 1 विलयन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमें पता है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपको हेनरी का नियम पता होगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें मैं आपको हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और उसके अनुप्रयोग सबको बताऊंगा, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। हेनरी का नियम, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। मतलब हेनरीज लॉ, उसके बाद में लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस, आपको सारी चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले हम हेनरी के नियम को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका फॉर्मूला जानेंगे, फिर हम इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग को भी जानेंगे। ठीक है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो क्या है हेनरी का नियम, जिसे इंग्लिश में हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्या होता है? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब हेनरी जी ने जो नियम दिया है वो किसी गैस की द्रव में विलयता से रिलेटेड उन्होंने नियम दिया है कि किसी द्रव में जो गैस है वो कैसे घुलता है। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा द्रव में गैस घुलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। ये आपका है भैया एक बर्तन है, ठीक है, इसमें रखा हुआ है क्या? पानी रखा हुआ है। देखो ये मान लीजिए जल है, ठीक है, ये क्या है? जल है। तो ये आपका बर्तन हो गया, इसके अंदर जो ये भैया है ये जल हो गए, जल ही जीवन है। ठीक है, अब क्या कहा गया है? स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलयता। अब मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेकर आते हैं, ये हम ऑक्सीजन लेकर आए, ऑक्सीजन के ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये इस जल में घुले हुए हैं। ठीक है, क्या है? घुले हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, यानी कि जो ये ऑक्सीजन है इस जल में जो इसकी विलयता होगी वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। आप जितना ज्यादा इस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन इस द्रव में घुलेगा। यानी कि जो विलयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब अगर हम गैस का दाब बढ़ाएंगे तो विलयता भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल हैं। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां पे ऑक्सीजन जो है इस जल में और ज्यादा घुल जाएगी। देखो हमने यहां ऊपर से प्रेशर लगाया, ठीक है, तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो जल में और ज्यादा घुल जाएगी। इनके कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कोई जो गैस है वो द्रव में घुलती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, जैसे जल में ऑक्सीजन घुली। अब देखिए जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन पर, जितना ज्यादा गैस में हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस इस जल में घुलेगा। मतलब जो गैस की द्रव में विलयता होती है, विलयता का मतलब घुलना,
वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, यदि घुली हुई गैस की मात्रा, देखो यदि घुली हुई गैस की मात्रा, मान लीजिए जो गैस हमारे द्रव में घुली है, मान लीजिए उसकी क्वांटिटी, जो उसकी मात्रा है वो m है। ठीक है, तथा गैस का दाब, जो गैस पर हम दाब प्रेशर लगा रहे हैं, गैस का दाब वो कितना है, दाब को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए P है तो हेनरी के नियम से क्या कहा गया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जो हमारी विलेयता m होगी, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगी, वो गैस के दाब P के समानुपाती होगी। देखो P के समानुपाती हुई, यही है हेनरी का नियम। अब देखिए, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे यहां से, तो हमारा m इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक जुड़ जाएगा यहां पे k। ठीक है, तो m इक्वल टू kp हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा हेनरी के नियम का। ठीक, अब आप लोग कहेंगे सर जी यम क्या है, m है घुली हुई गैस की मात्रा, कितनी गैस घुली है वो है हमारा m। ठीक है, दूसरी चीज p क्या है, ये गैस का दाब, जो हम गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं, जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। ठीक है, k क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है, या इसको हेनरी स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए k जो हमारा है, k ये है मेरे स्टूडेंट्स, क्या है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, क्योंकि ये समानुपाती के चिन्ह पर लगा है भैया। ठीक, या हेनरी स्थिरांक, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हेनरी का नियम क्या है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मान लीजिए घुली हुई गैस की मात्रा m हो और गैस का दाब p हो, तो आपसे कहा गया कि जो विलेयता m होगी, घुली हुई गैस की मात्रा, वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। तो m अनुक्रमानुपाती p या समानुपाती p, m इक्वल टू अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा, kp हो जाएगा। ठीक है, k है समानुपाती स्थिरांक। तो ये तो हुआ हेनरी का नियम। ठीक है, अब हम लोग इसकी सीमाएं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, हो गया, पॉज करके वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर लिया कीजिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, देखिए सीमाएं हमारी अलग दी गई है, अनुप्रयोग देखिए क्या है, कहां कहां हेनरी का नियम हमें देखने को मिलता है। अनुप्रयोग का मतलब हेनरी का नियम कहां कहां आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, बताइए। जैसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं, ये पेन है, इसको हम नीचे छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ चली जाएगी, ये गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, दैट्स ग्रेविटेशन। बट यहां पे इसके अनुप्रयोग क्या है, देखो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का, ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। अगर आप लोग ज्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे, ठीक है, मान रहे हैं, अब चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाएं चाहे किसी और चीज से जाएं, अगर मान लीजिए आप ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं, जो आरोहक होते हैं, जो चोटियों पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जब आप जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब दाब कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं। तो होता क्या है, देखो फलस्वरूप यहां के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। देखो जो हमारा रुधिर है, जो ब्लड है, वो द्रव ही है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है। लेकिन जब आप बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे तो दाब गैस का कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम घुलेगी, और अगर कम घुलेगी तो क्या होगा, सांस फूलने लगेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। मतलब जो बहुत अधिक ऊंचाई पे लोग जाते हैं, आरोहक जो होते हैं, चढ़ाई करते हैं, उन वहां पे अधिक ऊंचाई पे क्या होता है, जो गैस का दाब होता है वो कम होता है। अब गैस का दाब कम होगा तो हमारा ब्लड द्रव है, तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम होगी,
क्योंकि मैंने बताया कि गैस का दाब जो है वो घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। तो गैस का दाब कम होगा तो हमारा ब्लड एक लिक्विड है, द्रव है, तो उसमें ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे वे कमजोरी महसूस करेंगे और उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगा। बस हो गया, यहां पे हेनरी का नियम लागू होता है। दूसरी देखिए, दूसरा है शीतल पेय पदार्थ, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं भैया, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट और माजा, ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, कोको कोला, तो ये शीतल पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब शीतल पेय पदार्थ और जो सोडा वाटर होते हैं उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अभी आप लोग क्या करें, कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल ले लें जिसमें कोल्ड ड्रिंक हो, बॉटल सिर्फ नहीं, ठीक है, और उसको थोड़ा सा हिलाएंगे अगर कोल्ड ड्रिंक को, तो क्या होगा, अगर आप उसका ढक्कन तुरंत खोल देंगे हिला के, तो बहुत तेजी के साथ ऐसे फेंकता है, देखा होगा आप लोगों ने, और पार्टी में कभी कभी देखा होगा आपने, ठीक है, लोग ऐसे उड़ाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा दाब रहेगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलेगी, क्योंकि दाब जो है वो गैस के समानुपाती होती है, ठीक है, मतलब गैस का दाब जो है वो घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती होती है। तो शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यह हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। दूसरी चीज, अब चलते हैं इसकी सीमाएं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे हम मान लीजिए एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब कोई स्टूडेंट है बहुत शरारती है, बहुत नोटी है, बहुत ज्यादा बोलता है, टीचर की आदर नहीं करता है, तो कुछ देर तक तो हम देखेंगे भैया, एक दो बार समझाएंगे, उसके बाद में फिर वो शरारत करेगा, फिर हम समझाएंगे, लेकिन जब वो लिमिट पार कर जाएगा तो भैया ले लो एक दो, ठीक है। तो यही चीज है, कुछ लिमिटेशंस होती है हर चीज की। वैसे हेनरी के नियम की भी लिमिटेशंस हैं। देखो, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह तभी लागू होता है जब दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक होगा तो गैस बहुत ज्यादा घुलेगी, तो ऐसा हेनरी का नियम वहां लागू नहीं होगा। ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, जो गैस है वो विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। अगर ज्यादा विलेय होगा तो जैसे गैस आएगा वो विलायक में तुरंत घुल जाएगा, तो वहां हेनरी का नियम, प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ेगा, तो हेनरी का नियम कहां लागू होगा बताओ। तो गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। चौथा, गैस विलेय की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अभी तो पहला क्वेश्चन था, हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो कोई भी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ा करो, पढ़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता रहता हूं भाई, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि जो शिक्षा है वो एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग करके आप इस पूरे संसार को बदल सकते हैं, या जिसका उपयोग आप इस पूरे संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, इतना ज्ञान जरूरी है, इतना मोटिवेशन आपके लिए जरूरी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का है, बिलेन चैप्टर का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, मोलरता क्या है, बिलेन की मोलरता से क्या तात्पर्य है बताइए, विलयन की मोलरता क्या होती है। तो देखो सिंपल सा है, हमें पता है भैया जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलयन जो है इसके दो घटक होते हैं, एक तो आपका होता है विलेय, ठीक है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, विलायक, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे आपको शरबत बनाना है, पीते होंगे आप लोग, ठीक है। शरबत जब आपको बनाना होता है तो उसमें चीनी और पानी दो चीजें डालते हैं, तो चीनी जो आपका होगा वो विलेय होगा और जो पानी होगा वो विलायक होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी वो विलायक होगा। जैसे शरबत बनाएंगे तो ज्यादा पानी होगा, अगर ज्यादा चीनी कर दोगे, पानी कम कर दोगे तो शरबत थोड़ी ना बनेगा, वो तो चीनी ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। तो शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है वो विलेय होगा।
और पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होगा। ठीक है, अब देखिए मोलरता क्या होती है। विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होगी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, इसमें भरा हुआ है चीनी, ठीक है, सॉरी पानी भरा हुआ है, ये पानी है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें चीनी भी है, ये चीनी के कण है। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या, जो ये विलेय होगा इसके मोलों की संख्या प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाएगी। ठीक है, अब मोलरता को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। अब देखिए विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां हम मोलरता लिख देते हैं, मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मैंने बताया एम से डिनोट करते हैं, तो एम हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताया गया है कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो हम ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो गए हमारे ऊपर भैया विलेय के मोलों की संख्या, और प्रति लीटर में उपस्थित है तो नीचे हमारा होगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, किसमें, लीटर में। इसको लीटर में हमने ले लिया तो ऐसे रहेगा, अगर मिलीलीटर में होता तो ऊपर 1000 से गुणा करना होता। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता का, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलैरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको भी बता देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो जिसके मोलों की संख्या निकालनी है उसका भार बटा उसका अणुभार कर दो। यहां पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार और अपान विलेय का अणुभार। जिसके मोलों की संख्या निकालनी है उसके भार से अणुभार को डिवाइड कर दो, विलेय का अणुभार। ये विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अब आप लोग कहेंगे सर जी अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी हो तब, तो विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार कर दो, हो गया, सिंपल सा है। तो मोलरता समझ में आ गया क्या होता है, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से डिनोट करते हैं, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, और विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। बस हो गया, क्या है इसमें, टेंशन मत लो। और खुद अगर अभी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और अगर अभी भी आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है तो हम हैं, पूरी तैयारी आपकी करवाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जो स्टूडेंट नर्वस हो चुके हैं उनको यह पता होना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। देखो 10 दिन में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप बोर्ड एग्जाम में इस बार टॉपर बनकर आओगे। ठीक है, ये मेरे लाइन्स है, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हूं, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 2 हमारा क्या है, चैप्टर 2 का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, ये हमारे फिजिक्स में भी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो देखो क्या है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए आपसे विशिष्ट चालकता पूछी जा सकती है, उसका मात्रक पूछा जा सकता है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स और इसमें जो है ये टॉपिक सेम है। तो देखो क्या होता है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स में हम लोग विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और यहां पे कप्पा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या कहा गया,
विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस ऐसे बोल दीजिए एक लाइन में, क्या प्रॉब्लम है। मतलब कहा जा रहा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, और हम अगर कहें विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सही है, वही चीज है, बस छोटा सा मैंने बता दिया। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से डिनोट करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इक्वल टू हमारा होगा, कप्पा थोड़े अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कप्पा इक्वल टू होगा 1/ρ। देखिए रो है विशिष्ट प्रतिरोध और इसी के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ होगा। यहां पे रो क्या है, रो है जो आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध है। आप लोग कहेंगे सर जी रो का ऐसा नाम है, देखिए नाम है भाई, तो हम कह रहे हैं, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे फजी इसका मात्रक निकाल देते तो बहुत अच्छा होता। अरे क्यों नहीं बताएंगे, हमारा काम भी है आपको पढ़ाना, आपको समझाना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम रो का मात्रक निकाल लेते हैं। अगर रो का मात्रक हमें पता है तो उसी के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो रो का मात्रक निकाल लो, जो आता है उसको यहां पे रख दो, उसको ऊपर ले जाओ, वही मात्रक हो जाएगा। तो देखो यहां पे रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू होता है आपका RA/L, RA/L। अब इससे देखो इसका मात्रक क्या होगा, R का मात्रक होता है ओम, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, अपान लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। क्या मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, रो का मात्रक हमारा जो आया, रो का मात्रक वो आया भैया ओम मीटर। कितना आया, ओम मीटर, ओम मीटर। देखिए कुछ भी काम कीजिए ओम मीटर, ठीक है। तो ये हमारे रो का मात्रक आ गया। किसका मात्रक है ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब क्या करेंगे, इस रो के जगह पर ओम मीटर रख देंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, बस कप्पा का मात्रक आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ भी पढ़ो फुल एंजॉय के साथ पढ़ो, मतलब किसी को भी हमें ना तो हल्के में लेना है और ना तो बहुत हार्ड समझना है। कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ इफ यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा रो का मात्रक आ गया। अब इसी से हम कप्पा का मात्रक निकाल लेते हैं, कप्पा का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, 1/रो का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इनके घात 1 होता है। तो अब हमारा यहां पे कप्पा का जो मात्रक आएगा, कप्पा का मात्रक, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो ऊपर ले जाओगे तो ओम के ऊपर पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को लिखते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसका एक और मात्रक होता है, वो भी मैं बता देता हूं, यहीं पे लगे हाथ सब कुछ जान लेते हैं, ठीक है। या मोहोमीटर इनवर्स, मैंने बताया था आपको फिजिक्स में, वही यहां पे भी होगा, मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है। या एक और मात्रक होता है, वो भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी इसी का मात्रक है। देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये इसी का मात्रक है। देखो भाई थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो ये सब मात्रक है। तो हमने आपको बताया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/रो, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक पूछा जाता है, तो रो का मात्रक हमारा होता है ओम मीटर, हमने निकाला। ओम मीटर को यहां रख देंगे तो कप्पा का मात्रक आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोहो मीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये तीनों इसी के मात्रक होते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड में होता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बस पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इस टॉपिक को समझो, इस टॉपिक को समझो मेरे दोस्त, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। खुद के दिमाग में ऐसा एक थिंक लाओ कि कोई हमारे टक्कर में नहीं है, जो मैं करूंगा वो कोई नहीं कर पाएगा, और एक दिन ऐसा परसेंटेज लेकर आऊंगा कि जो लोग बोलते हैं तुझसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमारे अंदर वो पावर है, हमें सिर्फ अपना पावर दिखाना है। जैसे बजरंगबली जी को वो अपनी पावर भूल गए थे जब उनको समंदर पार करके जाना था, उनको उनका पावर जैसे याद दिलाया गया वो उड़कर लंका चले गए।
तो आप भी ऐसे जा सकते हैं, लंका नहीं जाना है, मतलब आप भी खुद को मजबूत बना सकते हैं। आप सिर्फ अपनी पावर को भूल रहे हैं कि हमारी पावर क्या है। जिस दिन आपने उस पावर को जागृत कर दिया, कोई आपके टक्कर में नहीं रहेगा। ठीक है, देखो कोल-राउश का नियम, कोल-राउश लॉ, देखो क्या है। कोल-राउश का नियम क्या है? कोल-राउश के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, देखो जो लैम्डा एम होती है अनंत तनुता पर, देखो मोलर चालकता लैम्डा एम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी वो उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यही कोल-राउश का नियम है। देखो ध्यान दो, अनंत तनुता पर है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लैम्डा अनंत, ठीक है, और एम किसका हम लोग निकाल रहे हैं? देखो कोई विद्युत अपघट्ट हम ले लेते हैं, कौन सा विद्युत अपघट्ट लेंगे? देखो लैम्डा एम तो आपका रहेगा ही, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहां पे HCl विद्युत अपघट्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए इस विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी बताइए? अभी मैंने बताया उसके धनायन और ऋणायन। देखो ये आपका हो गया, देखो HCl जो है वो H+ में टूटता है, H+ हो गया, और प्लस आपका हो जाएगा Cl-, इसी के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसी को ही हम बोलते हैं भैया कोल-राउश का नियम। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जो हमारी HCl है एक विद्युत अपघट्ट है, इसकी जो मोलर चालकता है इसके धनायन H+ और ऋणायन Cl-, इसकी योग देखो बीच में प्लस लगा है, इसी के योग के बराबर होती है। हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या है इसमें? तो यही आपको लिखना था। समझ में आ गया? देखो फिर से, कोल-राउश के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो यहां पे HCl की जो मोलर चालकता है वो H+ और Cl-, उसके विभिन्न विद्युत अपघट्ट की जो धनायन और ऋणायन है उसकी मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। एक एक चैप्टर के हम दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? शून्य कोटि, नाम से यह स्पष्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो हो भी जाए और उसमें जो अभिकारक है उनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन भी ना हो, ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे देखो हमारा H2 और Cl2 का जब रिएक्शन होता है, किसकी उपस्थिति में होता है ये भैया? ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऊपर हमारे प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन होता है तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो 2HCl बनता है, 2HCl। देखिए हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यानी कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब अभिक्रिया की कोट क्या होती है? अभिक्रिया की कोट जो है वो अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, लेकिन उन अभिकारक के जिनकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय परिवर्तित होती हो। यहां पे जो हमारे दोनों अभिकारक हैं इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहां से हम अभिक्रिया का वेग निकाल लेते हैं। देखो यहां अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालें इस अभिक्रिया का वेग, तो देखो इसकी जो सांद्रता है, देखो क्या होगा? H2, ठीक है, सॉरी पहले K लिखेंगे, ठीक है, वेग स्थिरांक, देखो K हमारा हो जाएगा, ठीक है, और H2 हो जाएगा। H2 की जो सांद्रता है वो 0 है, क्योंकि यहां पे इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो हमारा Cl2 है इसकी भी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 0 है। अब बताइए घातों के योग, अभिक्रिया के का जो वेग होता है उसी के घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं वेग नियम से। तो देखो यहां पे दोनों के घात 0 है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। तो लिख दीजिए नीचे, अतः यह है
शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक के घातों के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, तो दैट्स अ शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और जो प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है वो ज्यादातर शून्य कोटि की ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग भैया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया समझ लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे चैप्टर 3 में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है। मतलब जो इसमें अभिक्रिया का वेग होगा उसके घात 1 होगा, प्रथम घात के समानुपाती होगा, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एक रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन से ही सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे NH4NO2 ये अमोनियम नाइट्राइट है। ठीक है, जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है भैया, यहां पे आपका बनेगा N2 + 2H2O ये बनता है। ठीक है, अब यहां पे जो अभिकारक हमारा है, अभिकारक का नाम है अमोनियम नाइट्राइट, लिख दीजिए अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, तो जब अमोनियम नाइट्राइट का रिएक्शन होता है तो N2 और 2H2O में ये अपघटित हो जाता है। बट यहां पे अगर हम अभिक्रिया की वेग को निकालें तो यहां पे NH4NO2 जो है इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और सिर्फ इसके एक मॉलिक्यूल है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यानी कि अगर हम यहां से अभिक्रिया का वेग निकाल लें, अभिक्रिया का वेग अगर हम यहां से निकालेंगे तो हमारा जो अभिक्रिया का वेग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, KNH4NO2 और देखिए इसके घात 1 है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि वेग नियम से इस अभिकारक के घात 1 है, तो अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नीचे लिख दीजिएगा सुंदर सुंदर अक्षरों में, अतः ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसे लिख देना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बस हो गया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है। देखो अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारक अणु के प्रथम घात के समानुपाती है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे चैप्टर नंबर 4 से है। चैप्टर का नाम क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखो क्या है, लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, तो देखिए लैंथेनाइड तत्वों के उदाहरण सीरियम, यूरोपियम और टर्बियम। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया। इसका उपयोग क्या है, देखो फर्स्ट उपयोग है सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। मतलब सीरियम जो है वो ताप और पराबैंगनी किरणें दोनों का ये अवशोषण करता है, इसलिए इसका उपयोग गूगल्स बनाने में किया जाता है जो चश्मे होते हैं। ठीक है, दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, सीरियम फास्फेट का। तीसरा गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरिया CeC2 का उपयोग किया जाता है। तो ये 2-3 उपयोग हैं हमारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स के। हो गया, ये सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो बाय द वे जो कॉपर होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सॉरी इसका जो परमाणु भार होता है वो 29 होता है। कितना? 29 होता है।
लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, Cu+ और Cu2+ के बारे में बताना है। Cu+ आयन रंगहीन तथा Cu2+ आयन रंगीन क्यों होते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। अब Cu+ है भैया, कितना है Cu+, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, ठीक है। तो यहां पे जो इसका अणुभार होगा वो 29 नहीं होगा, 28 होगा। कॉपर का 29 होगा, अब Cu+ है यानी कि एक उसमें से गया तो 28 बचेगा, ठीक है। कितना 28। अब इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक है, और 3d10, ठीक है, 3d10, ठीक है, 3d10, ठीक। इस प्रकार से देखो कितना हुआ, 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 और 18 और 10 28। अब देखो यहां पे भैया, यहां पे जो हमारा d ऑर्बिटल है, d जो हमारा कक्षक है, इसमें देखिए इसमें 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन। हुंड के नियम से हम लोग इसको करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें 10 d ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 10 होते हैं भैया, तो एक हम ऐसे करेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया। अब 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 हो गया। यानी कि यहां पे d उपकोष जो है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। यहां पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो आपका होगा ये रंगहीन होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसलिए Cu+ जो होगा ये रंगहीन होगा, ऐसे लिख दीजिएगा। क्योंकि देखिए d उपकोष जो होता है इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पूरा है, तो ये आपका रंगहीन होगा। तो मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। देखो सभी जोड़े में है, युग्मित है, ठीक है। अतः Cu+ आयन रंगहीन है, ठीक है, रंगहीन है। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो इसीलिए Cu+ आयन रंगहीन होगा। मतलब हमने Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, तो 3d जो d ऑर्बिटल होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पूरा है, ये युग्मित है, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है अतः Cu+ आयन रंगहीन होगा। तो Cu+ समझ में आ गया। अब Cu2+ को हम समझते हैं। देखो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब Cu2+ पे आते हैं। Cu2+, अब Cu2+ का बताइए अणुभार कितना होगा, आप लोग खुद बताएं। Cu2+ है, देखो इसमें से कॉपर का 29 होता है। अब Cu में से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो कितना बचा यहाँ पे 27 बचा। कितना, अब 27 होगा। वहां पे Cu+ था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हमने उसमें 28 लिखा था, तो यहाँ पे इसका अणुभार 27 होगा। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 3d9, ठीक है, 3d9 9 क्यों होगा। अब देखिए कितना 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 18 9 27। अगर हम Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से होगा। अब इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जो आपका d ऑर्बिटल है लास्ट में, देखो इसको मैं ऐसे करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसमें जो d इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, 9 है लास्ट में। तो देखिए इसमें कैसे भरेंगे हुंड के नियम से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 6 7 8 9। देखो एक आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, एक आपका इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है,
मतलब ये जोड़े में नहीं है। देखो 3d 9 था तो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 9 ही है, तो एक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगीन होता है। तो लिख दो, यहां पे कुछ है नहीं इसमें, देखो लिख दो Cu2+ आयन में, Cu2+ आयन में एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है, ठीक है। अतः यह रंगीन होते हैं, ठीक है। बस यही लिख देना है, क्योंकि इसमें एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये रंगीन है, ठीक है। तो समझ में आया कि विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि Cu+ जो होता है उसमें कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा, और Cu2+ में एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है इसीलिए ये रंगीन होगा, ठीक। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 5 से होगा। क्वेश्चन है कि लिगैंड क्या होता है, व्हाट इज लिगैंड्स। देखो लिगैंड क्या है, दो उदाहरण भी दीजिए। लिगैंड क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझिए, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। देखो, वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। यानी कि वो आणविक स्पीसीज जो केंद्रीय धातु आयन से डायरेक्टली जुड़ी होती है, केंद्रीय धातु परमाणु से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, वो लिगैंड कहलाती है, ठीक है। अभी देखना, हम एग्जाम्पल इस साइड में लिखे हैं। देखो उदाहरण देखो, जैसे K4FeCN का होल 6, इसमें Cn- आयन लिगैंड है। देखो ध्यान से समझो, मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखो यहां पे आपका एग्जांपल है K4FeCN, देखो ये ब्रैकेट है, Cn का 6, ठीक है। ये आपका एक संकर यौगिक है या उपसहसंयोजन यौगिक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा Fe है, Fe ये है केंद्रीय परमाणु आयन, ठीक है। मतलब ये क्या है, केंद्रीय आयन है ये, ठीक है, केंद्रीय परमाणु या आयन, ठीक है, ये आपका है। अब क्या कहा गया है अभी आपको लिगैंड में, कि वो आणविक स्पीसीज जो केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है वो लिगैंड होती है। तो यहां पे जो Cn है Fe से जुड़ा है, तो ये Cn ही आपका लिगैंड होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये Cn- जो आपका है ये होगा लिगैंड, यही होगा लिगैंड, क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी है, ये Fe से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है। तो वही कहा गया था लिगैंड में कि वो आणविक स्पीसीज जो केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है वो लिगैंड होती है। तो यहाँ पे Fe है आपका केंद्रीय धातु आयन, और Cn इससे अस्थायी रूप से जुड़ा है उपसहसंयोजन बंधों द्वारा, तो ये आपका लिगैंड होगा। दूसरा एग्जांपल एक और है इसमें, देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे दूसरा है CuNH3 का 4 2+, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपका है। दो एग्जांपल कहा गया था, तो CuNH3 का 4 और 2+, ये आपका दूसरा एग्जांपल है। इसमें बताइए लिगैंड क्या होगा। देखिए इसमें केंद्रीय धातु आयन जो है वो हमारे कॉपर हैं। क्या है, कॉपर, ये है भैया केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय पर आयन लिख दीजिए, केंद्रीय परमाणु या आयन, ठीक है। अब इससे कौन जुड़ा है डायरेक्टली, NH3 जुड़ा है। क्या है, देखो ऊपर लिखा है NH3, तो NH3 जो हमारा होगा यही लिगैंड होगा। ये क्या है भैया, ये है लिगैंड। तो क्या कहा गया है कि वो आणविक स्पीसीज जो केंद्रीय धातु आयन से डायरेक्टली या अस्थायी रूप से जुड़ी होती है वो वो आपका लिगैंड कहलाती है। बस हो गया, क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
इसको समझ लीजिए। उप संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। ये हमारे उप संयोजन यौगिक चैप्टर का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उप संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उप संयोजन संख्या कहलाती है। मतलब जितने बॉन्ड बनाएगी उतना वही उसकी उप संयोजन संख्या कहलाएगी। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया K4 एफिशियन, ठीक है, साइड में मैंने बताया, देखो ये वाला एग्जांपल K4 एफिशियन का 6, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख देता हूं K4 FeCN का 6, ठीक है, ये आपका उप संयोजन यौगिक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ, इस केंद्रीय धातु जो Fe है इसका इस लिगैंड के साथ जो बनाया गया बंध होता है, जो ये आबंध बनाएगी आपस में, उन्हीं की संख्या को ही हम उप संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब Fe और यानी कि केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड में एक बॉन्ड बनता है, वो उप संयोजन आबंध, और उन्हीं की संख्या को ही हम उप संयोजन संख्या बोलेंगे। बस हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने आज के इस क्लास में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताया, जो आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के थे। अब जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दो कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।